हम रेजोल्यूशन फैक्टर्स को देखेंगे, हम बर्नौली इक्वेशन को देखेंगे कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर अफेक्ट डाल रहे होते हैं, थ्योरेटिकल प्लेट की कितनी इंपॉर्टेंस है, थ्योरेटिकल प्लेट कितने फैक्टर से चेंज की जाती है, अल्फा को अगर कांस्टेंट कर दें और हम कैपेसिटी फैक्टर को और थ्योरेटिकल प्लेट को मॉनिटर करें, या थ्योरेटिकल प्लेट को कांस्टेंट करते हैं और सेलेक्टिविटी फैक्टर और आप कैपेसिटी फैक्टर को देख रहे हो, तो किस तरीके से हम इन पैरामीटर को चेंज करके अपनी रेजोल्यूशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बताया था कि हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट क्या होती है, कि जितनी ज़्यादा हाइट होती है हमारी थ्योरेटिकल प्लेट की, और हम ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट कितनी है, तो वो हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट कहलाता है। मतलब थ्योरेटिकल प्लेट की कितनी थिकनेस है, कितनी हाइट है। इसको L ओवर N से रिप्रेजेंट करते हैं। L लेंथ ऑफ अ कॉलम होता है और N थ्योरेटिकल प्लेट। जितना लंबा कॉलम होगा उसमें डेफिनेटली उतनी थ्योरेटिकल प्लेट बनेंगे, लेकिन अगर वो जैसे जैसे थिक होता चला जाएगा थ्योरेटिकल प्लेट, तो उतने ही कम बनेंगे। तो हम इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एफिशिएंसी ऑफ कॉलम। इसका मतलब है जितनी ज्यादा हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ऑफ अ कॉलम लो होगी। जितनी ज्यादा हाइट कम होगी, तो इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट ज्यादा है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट ज्यादा है तो एफिशिएंसी ऑफ अ कॉलम भी इंप्रूव्ड होती है, बेहतर होती है, अच्छी होती है। कहलाती है रेजोल्यूशन इक्वेशन, जिसको हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, थ्योरेटिकल प्लेट है, सेलेक्टिविटी फैक्टर है, रेजोल्यूशन और कैपेसिटी फैक्टर है। इन सबको हम वन बाय वन सेपरेटली तो हम स्टडी कर चुके हैं। रेजोल्यूशन का अगर हम इसके जरिए फॉर्मूला ड्राइव करें तो 1/4 रूट एन इंटू एल्फा माइनस 1 ओवर एल्फा इंटू के ओवर 1 प्लस के। तो ये जब हम एन की बात कर रहे हैं, ये वाला फैक्टर हमारा एफिशिएंसी का है, अल्फा वाला फ्रैक्शन जो है सिलेक्टिविटी का है, और के वाला जो है वो रिटेंशन टाइम का है। तो इन सबको मिलाकर हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई है, जिसके जरिए हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो रेजोल्यूशन है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है। वो ज्यादा थ्योरेटिकल प्लेट पर डिपेंड कर रही है, वो सिलेक्टिविटी पे कर रही है, या वो रिटेंशन टाइम पर कर रही है। हमें मालूम है कि जब हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं तो हम वन बाय वन एक एक फैक्टर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक को पहले अननोन करते हैं, बाकियों को नोन रखते हैं, इस तरह करके हम उसको एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें तो हमें पता है कि कैपेसिटी फैक्टर 0 से बड़ा होना चाहिए, जबकि हमारा जो रिटेंशन टाइम है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और थ्योरेटिकल प्लेट कभी भी 0 नहीं हो सकती, वो कुछ भी हो 1 से ज़्यादा ही हो। तो इन शॉर्ट ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि कम से कम मतलब थ्योरेटिकल प्लेट डेवलप जरूर हो रही हो। अगर थ्योरेटिकल प्लेट ही डेवलप नहीं हो रही, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम ही स्टैब्लिश नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम ही स्टैब्लिश नहीं हो रहा, तो फिर सेपरेशन कभी नहीं हो सकती। तो ये हमें इसके जरिए हमने अपनी कंडीशंस हमने अपनी पहले सेट कर ली है कि हमें मालूम है कि कैपेसिटी फैक्टर 0 से बड़ा होना चाहिए, रिटेंशन टाइम जो है वो हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, और थ्योरेटिकल प्लेट जरूर होनी चाहिए, मतलब कुछ थ्योरेटिकल प्लेट जरूर हो। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास के डैश जो है और एन जो है वो कांस्टेंट है, तो फिर हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम अल्फा के ऊपर काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारा रेजोल्यूशन का अल्फा से क्या रिलेशन है। अगर के और एन कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब है कि ये दो फैक्टर हैं जिनको हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो हमारी रेजोल्यूशन पे अफेक्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि उनको तो हमने कांस्टेंट कर दिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट ऑफ अल्फा देख रहे हैं हमारी रेजोल्यूशन के ऊपर। तो जब हमने अपना इफेक्ट ऑफ अल्फा देखने की कोशिश की, तो हमने देखा कि जैसे जैसे अल्फा इंक्रीज हो रहा है, एक हद तक तो अल्फा इंक्रीज होने से हमारी रेजोल्यूशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन आफ्टर दैट हमारे पास स्पेक्ट्रा जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर लेट सपोज मैं अपना अल्फा 1 मान लूँ या अपना अल्फा 2 मान लूँ, अगर मैं अपना अल्फा 2 मानती हूँ तो इसका मतलब है रेजोल्यूशन 50% है। अल्फा 3 मान लूँ, तो ये जो आप अल्फा -1 ओवर अल्फा करके आप खुद कैलकुलेट कर सकती हैं, तो आप इसको 50%, 60, 70, तो एक हद आती है जैसे कि जिसके बाद आप जब फर्दर अल्फा इंक्रीज करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट, आपका टाइम, आपका वक्त सब तबाह हो रहा होता है, लेकिन फर्दर रेजोल्यूशन इंप्रूव नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रेजोल्यूशन इंप्रूव हो जाती है जितनी उसमें इंप्रूव होनी होती है, उससे फर्दर फिर वो इंप्रूव नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ हमें ये बात बता रहा है कि एक हद तक रेजोल्यूशन इंप्रूव होगी, उसके बाद हमारी रेजोल्यूशन इंप्रूव नहीं हो रही। अल्फा को अगर हम अल्फा -1 ओवर अल्फा से हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ कुछ कर्व सा बनता है, और अल्फा को आप लोग खुद भी इसको चेंज कर करके चेक कर सकते हैं। मैंने अल्फा 2 की एग्जांपल दी, आप अल्फा 3, 4, 5, 6, 1 कुछ भी करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी रेजोल्यूशन आ रही है, क्योंकि इस वक्त रेजोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा -1 ओवर अल्फा की ही है, क्योंकि के प्राइम और थ्योरेटिकल प्लेट तो हमने कांस्टेंट रखा।
हमने अल्फ़ा को अपना एडजस्ट करना हो, अल्फ़ा को ऑल्टर करना हो, अल्फ़ा को चेंज करना हो, तो हमें अपनी मोबाइल की पोलैरिटी के ऊपर काम करना होता है, हमें अपनी मोबाइल की नेचर के ऊपर काम करना होता है, और हमें अपनी मोबाइल की कॉम्पोजिशन पे, और ख़ास साथ साथ हम अपने स्टेशनरी फेज की कॉम्पोजिशन को भी ऑल्टर करके, चेंज करके अपनी अल्फ़ा की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि जब हमने अपना अल्फ़ा और थ्योरेटिकल प्लेट को कांस्टेंट कर दिया है, तो फिर हमने क्या देखा, हमने अपना रेजोल्यूशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया के डैश ओवर 1 प्लस के डैश के। जब हमने पर्नॉल इक्वेशन में से सिर्फ ये फैक्टर को ले लिया, क्योंकि बाकी फैक्टर तो कांस्टेंट हो गए, तो हमारी रेजोल्यूशन जो थी वो डायरेक्टली इसी के जरिए अफेक्ट होने लगी। हमारी के कभी भी 1 से नीचे नहीं हो सकता, और के को हमेशा 1 से बड़ा ही होना चाहिए। तो अगर हम के को 1 मान लें तो हमारे पास 0.5 मतलब 50%, अगर हम के को 2 मान लें तो 0.7 मतलब 70% रेजोल्यूशन आ रही है, और इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ अगर आप जाएंगे तो एक हद आएगी जिसके बाद अब आपकी रेजोल्यूशन फर्दर बढ़ना बंद हो जाएगी, बल्कि आपका सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा होगा। तो यहाँ पर भी अगेन एक लिमिट के बाद अगर हम अपनी रेजोल्यूशन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं बाय चेंजिंग के, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त, पैसा, सॉल्वेंट और इंस्ट्रूमेंट तबाह कर रहे हैं, और आपको इससे कुछ हासिल नहीं होता। बर्नौली इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया था फैक्टर, वो हमारे पास थ्योरेटिकल प्लेट का था। अब अगर हम अपना अल्फा और के को कांस्टेंट मान लें, तो अब हम अपनी रेजोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है एन से। तो अगर हम अपनी अल्फा को, अपनी रेजोल्यूशन को सिर्फ एन के रेफरेंस में देखें, जब हमारा अल्फा और के प्राइम कांस्टेंट हो, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है कि जो हमारे पास थ्योरेटिकल प्लेट की वैल्यू है वो अगर हम 4 गुना बढ़ाएं तो रेजोल्यूशन डबल होती है। ये ऐसा पैरामीटर है जिसको हम इतनी आसानी से अल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ज़्यादा चेंज करने से हमारे अपने कॉलम से लेकर बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती है, और वो अगर 4 गुना, अगर आपका लेट सपोज अभी आपकी थ्योरेटिकल प्लेट 10 है और आपकी रेजोल्यूशन 50% है, तो अगर मैं अपनी थ्योरेटिकल प्लेट को 4 गुना मतलब 40 कर दूंगी, तो तब कहीं जाकर आपकी जो रेजोल्यूशन है वो डबल होगी। इसका मतलब है ये एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत मुश्किल से चेंज करने वाला फैक्टर है, और इस फैक्टर को हम ज़्यादा ऑल्टर नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर हम थ्योरेटिकल प्लेट को 4 गुना बढ़ाएंगे, तो तब कहीं जाके हम डबल रेजोल्यूशन के ऊपर जा रहे होंगे। तो अगर हम थ्योरेटिकल प्लेट को इंक्रीज करें, तो इसका मतलब हम कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करें, कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करें, या फिर हम पार्टिकल साइज, कॉलम जिससे पैक्ड है वो पार्टिकल साइज चेंज करें, तो ये जो है हमारे पास फिर बैक प्रेशर के मसले और ये दूसरे मसले बहुत आ जाते हैं। या तो फिर आप फ्लो रेट के को एडजस्ट करें, तो ये कुछ चीज़ होती है जिससे हम अपनी थ्योरेटिकल प्लेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसका अराउंड फैक्टर 4 का फर्क पड़ता है, तो ये लीस्ट ऑल्टर करने वाला फैक्टर है। अगर लेट सपोज हमने अपना अल्फा और एन को कांस्टेंट कर लिया है, तो हमने और अपनी रेजोल्यूशन को के डैश ओवर 1 प्लस के डैश से देख रहे हैं, तो आप लोग ये देख सकती हैं कि जो हमारी रेजोल्यूशन इंक्रीज होगी जैसे जैसे कैपेसिटी फैक्टर बढ़ेगा, तो फिर हमारे पास एक टाइम आता है जहाँ तक रेजोल्यूशन इंक्रीज होती है, उसके बाद तो रेजोल्यूशन इंक्रीज नहीं होती, उसके बाद रेजोल्यूशन इंक्रीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ टाइम ज़ाया होता है। तो इस केस में हमारे पास जो रिटेंशन टाइम होता है वो बढ़ जाता है, और हमारे पास ये टाइम बढ़ जाता है, और हमारे एनालिसिस का टाइम भी बढ़ जाता है अगर हम अपनी कैपेसिटी फैक्टर को चेंज करें। तो आप ये देख सकती हैं कि जो ऊपर वाली पीक है वो हमारे पास बैड रेजोल्यूशन की मिसाल है, दोनों पीक आपस में मर्ज हैं, और अराउंड शायद 30% पीक है जो रिजॉल्व है। लेकिन जब हमने अपनी कैपेसिटी फैक्टर को बढ़ाया, तो हमारे पास पीक्स जो हैं वो आपस में सेपरेट हो गए। इसके बाद अगर हमने लेट सपोज अपना अल्फा -1 ओवर अल्फा और के ओवर 1 प्लस के को कांस्टेंट कर दिया, तो हमने फिर देखा कि रेजोल्यूशन जो है इंक्रीज होती है जैसे जैसे विड्थ पीक की कम होती चली जाती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये पीक की विड्थ तो कम हो जाती है, लेकिन ये एग्जैक्ट उसी रिटेंशन टाइम पर आती है जिस पर आपकी मर्ज पीक आ रही थी। इसमें रिटेंशन टाइम चेंज नहीं होता, बल्कि ये सेम रिटेंशन टाइम पर ही अपेयर होती है। हमारा के और एन कांस्टेंट है और हम अल्फा के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसे केस में हमारी रेजोल्यूशन इंप्रूव होने के साथ हमारी या तो कोई एक पीक या दोनों ही पीक अपनी रिटेंशन टाइम या अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकती हैं। हमारे पास इस सेपरेशन में हमारे पास पीक रिटेंशन टाइम जो होती है वो किसी एक पीक की या दोनों ही पीक की चेंज हो सकती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये चेंज हो सकती है।